बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आने का सुअवसर प्रदान किया। बहन मीना जी इस कॉलेज का सुंदर नेतृत्व कर रही हैं और आपके मार्गदर्शन में ये कॉलेज नई नई ऊंचाइयां ग्रहण कर रहा है। इसके बारे में चर्चा तो सुनी थी, यहाँ आकर आज स्वतः मुझे स्वयं देखने का सौभाग्य मिला। हमारे साथ में यहाँ पर मंच में प्रोफेसर हरिशंकर जी हैं। आपके द्वारा शारदा विश्वविद्यालय के अंदर अनेकानेक परिवर्तन आ रहे हैं और अनेकानेक सफलता के नए आयाम ग्रहित किए जा रहे हैं। आपके साथ भी यहाँ रहकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ में बहन राती जी और बहन कर्णिका जी, आपके द्वारा संयोजन आपके ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है और उसमें कालिंदी कॉलेज के हमारे सब बच्चे, कालिंदी कॉलेज के सभी प्राध्यापिकाएं, प्राध्यापक और सभी कर्मचारियों के साथ में आज की सुबह बड़ा आनंद के साथ समय बिताने का अवसर मिल रहा है। हम सबने भारत की 77वीं स्वतंत्रता दिवस को कल मनाया है। हम में से लगभग बहुत ही कम ऐसे होंगे जिन्होंने 1947 की वो स्वतंत्रता दिवस को देखा। हम में से बहुत कम ऐसे होंगे जिनको ये आभास भी है कि जो 47 में हमें स्वतंत्रता मिली थी उसके साथ में विभाजन की विभीषिका को भी हमें सहन करना पड़ा। और शायद बच्चों, आप में से बहुतों को ये पता भी नहीं होगा कि ये जो विभाजन की विभीषिका थी, जो ये दर्द था, इस दर्द का सबसे ज्यादा कष्ट हमारी बच्चियों, महिलाओं को भी सहन करना पड़ा। हमें स्वतंत्रता तो मिली, सैकड़ों वर्ष का संघर्ष था, उसके उपरांत हम स्वतंत्र हुए। पर स्वतंत्रता के बाद में स्वाधीनता का रास्ता जो था वो लंबा था। जब मैं शब्द स्वाधीनता का उपयोग करता हूं, इसका मतलब यह है कि हम अपने स्वयं के बनाए हुए नियम के अधीन अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। स्वतंत्रता तो हमें मिली थी, पर स्वतंत्रता के साथ में हमें अपने मूलभूत स्वभाव और सिद्धांत के अनुरूप जो प्रणाली मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमने अनेकानेक उस समय की समस्याओं को समाधान करने की तरफ कार्य किया। हम सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की संघर्ष के अंदर सबसे ज्यादा जिसको नुकसान पहुंचा और सबसे ज्यादा दिल पर खटकाया वो हमारी महिलाएं थी। उसी समय में ये जो कुरीतियां आई, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब कुरीतियां उसी समय, महिलाओं के साथ में भेदभाव करना, ये हमारी संस्कृति में, हमारे स्वभाव में नहीं था, हमारे घरों में नहीं था। हम तो हमेशा अपना कार्य ही देवी पूजा से प्रारंभ करते हैं। हम सबको पता है कि भारत ही अकेला ऐसा है जहां देवी की पूजा होती है। विश्व में और किसी भी धर्म में देवी की पूजा नहीं होती है, और हम देवी पूजन को पहले लेकर चलते हैं। हमारे स्वभाव में महिलाओं से भेदभाव नहीं था। ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर आक्रमण हुए, संघर्ष काल आया। उस संघर्ष काल के अंदर एक अलग तरह की प्रवृत्ति वाले लोगों के द्वारा भारत के ऊपर समय समय पर आक्रमण हुए। युद्ध पहले भी होते थे। महाभारत के युद्ध को हम सबने पढ़ा है। हमारे राजा बाहर जाकर दूसरे राज्यों पर
जाकर आक्रमण भी करते थे, उनको विजय भी प्राप्त करते थे, पर कहीं पर उस विजय या उस युद्धों के परिणाम स्वरूप महिलाओं पर अत्याचार हो, ऐसा कभी भी उदाहरण देखने को नहीं मिला। ये सारे उदाहरण जब विदेशी आक्रांताओं के भारत में आक्रमण प्रारंभ हुए तब से हमें देखने को मिलते हैं। पृथ्वीराज चौहान हम सबने सुना है ना उनका नाम। 16 बार उनके साथ में आक्रमण हुआ, 16 बार विदेशी आक्रांता को हार प्राप्त करनी पड़ी। उस हार के बाद उनकी किसी महिलाओं को या नारी जाति को अपमान पहुंचाने की बात तो छोड़िए, पृथ्वीराज चौहान ने उनको माफ भी कर दिया, उनको एक राजा के बराबर रिस्पेक्ट दी। ऐसा इन विदेशी आक्रमणों के आक्रमण में नहीं होता था। वो जब विजय प्राप्त करते थे तो सबसे पहले वो हमारी नारियों पर, हमारी महिलाओं पर अत्याचार करते थे। यही कारण हुआ कि ये सब कुरीतियां आनी शुरू हुई। विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण होंगे, आक्रमण के बाद में ये डर रहेगा कि अगर हम हार गए तो हमारी महिलाओं का अपमान होगा। इस डर से सती प्रथा प्रारंभ हुई। पति की मृत्यु होने से पहले ही मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी आहुति दे दूंगी, ये प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। बच्चियां हमारी थोड़ी बड़ी होंगी तो उनको ये विदेशी आक्रांता या विदेशी उस समय के शासक उठाकर ले जाएंगे। इसी डर से बाल विवाह प्रारंभ होगा। स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता मिलते ही सबसे पहला कार्य जो किया गया, बाल विवाह, सती प्रथा, दोनों को एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया। इस सब के साथ दहेज प्रथा को भी रोक दिया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन स्वतंत्रता के साथ ही हमको अपने इस भारत देश में मिला। हमें पहले के दिन से वोट देने का, बराबरी का अधिकार मिला। मेरी बच्चियों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम जिसको बहुत एडवांस डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसको समृद्ध डेमोक्रेसी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर सन 1967 तक महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। यहां पहले ही दिन बराबरी का, वोट का अधिकार आपको मिला। हमारी महिलाएं हमारे पुरुषों के साथ, हमारी बच्चियां हमारे बच्चों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर सकें, इसके लिए स्थान स्थान पर विद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालय, इन सब का गठन किया गया। और मेरा तो ये मानना है कि हमने एक कवि की रचना सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, पर मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा ये मानना है कि रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा है, क्यों इसमें भी मर्द को ऊपर रखा है। जनानी भी तो मजबूत हो सकती है। मैं अपने घर में देखता हूं, मेरे घर में, मेरे परिवार के उत्थान में, मेरे घर के प्रोग्रेस में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने समय समय पर मुझे मार्गदर्शन दिया है। पर इस सबसे कहीं ज्यादा मैं अपनी मां का योगदान मानता हूं, जिसने पल पल पे हमारे लिए दिन रात मेहनत की, हर समय चिंता की, अपने को फैलाया, हमारे इस परिवार को और मुझे और हम सबको फैलाया। वो कहां से कम हो सकती है? उसका योगदान तो मेरे पिताजी से ज्यादा है, मेरा ये मानना है। बच्चियों, आज आप अपने जीवन के एक नए अध्याय में आ रहे हैं। आप अपनी जिम्मेवारियों के
एहसास से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। मैं जानता हूं कि आप उस बूमर्स जनरेशन से बहुत आगे हैं। आप में से किसी ने सुना है बूमर्स जनरेशन के बारे में? जनरेशंस बूमर्स, जनरेशंस वाई, जनरेशंस एक्स, और अब कौन सी जनरेशन है आप? जेन जेड। आप जेन जेड में आ चुके हैं। आपको अनेक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक खिड़कियां खुली हुई हैं। आप सिर्फ अपने प्राध्यापक के ऊपर ही निर्भर नहीं हैं अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। आप जब इस महाविद्यालय के प्रांगण में आज सुबह आए तो आपसे पिछली जो जनरेशन थी उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि आपको मालूम है, आपको उस ज्ञान को आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। आपको पता है कि वहां जाकर क्या होगा। और कभी कभी तो इतना ज्यादा विश्वास है कि मेरे प्राध्यापक से ज्यादा ज्ञान मुझे है। लगता है ना कभी कभी ऐसा, क्योंकि शायद जो मैंने प्रश्न अभी पूछा जेन जेड, आप जितना अच्छा उत्तर दे सकते हैं यहां से प्राध्यापक नहीं दे पाएंगे शायद। सही बात है। पर बच्चियों, सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि जो ज्ञान हमें सोशल मीडिया से मिल रहा है, हमें उस ज्ञान का सदुपयोग करना है, उस ज्ञान को ग्रहण करना है। पर उस सबके साथ में यह भी ध्यान रखना है कि हम जिस भूमि में पैदा हुए हैं, हम जिस धरा में रहे हैं, इस स्वर्ग भूमि में जो हमें ज्ञान मिला है, जो हमारा धर्म हमें संस्कार देता है, वो संस्कार हमारे तक पहुंचाने का कार्य हमारे प्राध्यापक, हमारे माता पिता ही कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया नहीं है जो हमें ये ज्ञान देगा। सोशल मीडिया तो हमें स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के भेद में भी नहीं डालेगा। मैंने जो शब्द आपके सामने प्रयोग किया, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इसके बारे में बच्चियों हम सबको हमेशा ध्यान और चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, हमें राइट ऑफ इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हमें राइट ऑफ इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों दिया है? क्योंकि हम उस धरती में पैदा हुए हैं जहां का धर्म, जहां की संस्कृति हमें राइट ऑफ इक्वलिटी देता है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति राइट ऑफ इक्वलिटी देता है, तो इस सब के साथ में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व भी देना है। मूलभूत अंतर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता में यह है कि हम राइट से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। हमारा यह मानना है कि जब हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो हम अपने आप दूसरे के राइट्स की चिंता भी करेंगे। हमें ह्यूमन राइट्स की आवश्यकता नहीं है, हमें चाइल्ड राइट्स की आवश्यकता नहीं है, हमें ओल्ड पेरेंट्स के राइट की भी आवश्यकता नहीं है। हमारा धर्म, हमारे संस्कार, हमारे इस धरा की संस्कृति हमें ये ज्ञान देती है, हमें ये बताती है कि मैं एक बच्चा हूं तो माता पिता की सेवा करना, आदर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये कार्य करना ही है। और जहां मैंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रहण कर लिया, मेरे माता पिता के अधिकार अपने आप आ गए। और इसी तरह से माता पिता भी जानते हैं कि हमें अपने बच्चों की चिंता करनी है, बच्चों का ध्यान रखना है। ये किसी ऐसे कानून के अंतर्गत नहीं हमें करना है, ये हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार स्वयं बनाते हैं। ये छोटे छोटे मूलभूत अंतर हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को
बताते हैं कि हम किस तरीके से अलग हैं। हम सबने देखा पिछले 2 वर्ष से पूरा विश्व कोरोना महामारी से प्रकोप से ग्रसित था। हम सब लॉकडाउन में बैठे थे ना। यही समय पर हमने देखा बाकी संस्कृतियों का क्या हाल था, बाकी सिविलाइजेशंस का क्या हाल था। चीन कम्युनिस्ट सभ्यता, कम्युनिस्ट संस्कृति जो रिप्रेजेंट करता है, वहां से ये बीमारी प्रारंभ हुई बच्चों। उन्होंने ये बीमारी दी, हम सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, पर वो पहले दिन से ही डिनायल के मोड में आ गए। उन्होंने ये माना ही नहीं कि ये बीमारी है। परिणाम ये हुआ कि उनके अपने निवासियों की दुखद मृत्यु हुई। पूरे विश्व में ये महामारी फैल गई। और तो और चीन, जिसको कि विश्व की फैक्ट्री कहा जाता है, जहां पर सभी मेडिकल अप्लायंसेस की सबसे बड़ी प्रोडक्शन होती है, उन्होंने अपनी उस क्षमता का दुरुपयोग करते हुए पूरे विश्व से अपने पीपी किट, फेस मास्क, ऑक्सीजन मीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जितने भी डिवाइस थे, उस सबका 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, कई बार 100 गुना कीमत वसूली की। यही समय पर हमारी पाश्चात्य सभ्यता, जो हमें बड़ी अच्छी लगती है, हम में से बहुत से यूरोप में गए होंगे, हम में से बहुत से अमेरिका गए होंगे। मैं स्वयं पहली बार जब फ्रांस गया, बड़ा अच्छा लगा जाकर। ऐसा लगा कि विश्व में इससे ज्यादा सुंदर संयोजित स्थान कोई है ही नहीं। सब कुछ सिस्टमैटिक है, कहीं पर कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, सारे लोग अनुशासित हैं, सब बहुत ही सुंदर है। हम 5 दिन का जाने का कार्यक्रम बनाकर गए, मन करता था कि और कुछ समय हुआ है। आप में से भी जितने गए होंगे, आप सबको भी बड़ा अच्छा लगा होगा उस समय। सारे लोग बड़े, ऐसा लगता था कि पोलाइट हैं, एक दूसरे की चिंता करने वाले हैं। पर यही समय पर मेरी बच्चियों, हमने देखा कि जब ये कोरोना काल आया, सबसे ज्यादा अव्यवस्थित, सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा महामारी का प्रकोप झेला इसी यूरोप और इस सब वेस्टर्न कल्चर के लोगों ने। हम जिनको अनुशासित बोलते थे, वो अपने घरों में बैठे ही नहीं, वो हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं थे, फेस मास्क लगाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सड़कों पे आंदोलन करने शुरू कर दिए। परिणाम ये हुआ कि बीमारी का प्रकोप वहां फैला और हालत ऐसी हो गई कि जिस प्रशासन को हम सबसे चुस्त दुरुस्त प्रशासन बोलते थे, वहां पर सबसे खराब स्थिति देखने को मिली। स्थान स्थान पे, सड़कों पे भी डेड बॉडीज पड़ी थी, हम सब ने देखा। यही समय पर हमारे यहां हमने क्या किया, हमने भी ये महामारी झेली। हमने तो इस महामारी के अंदर हमारा कोई रोल नहीं था। प्रशासन ने पहले दिन ही अनुरोध किया कि लॉकडाउन करो। हम सब ने प्रशासन की बात मानी, अनुशासन में रहकर हम सब घर में रहे, लॉकडाउन में रहे, कहीं कोई एजिटेशन आंदोलन में नहीं गए। और इस सबसे ऊपर हम सब ने अपने घर में रहकर, मेरे पड़ोस में कोई भूखा नहीं रहे, इसकी चिंता की। घर घर से पड़ोस के घर में खाना बनाकर देना, हमारे धार्मिक स्थलों में, घर घर में धार्मिक स्थलों में लंगर, सीता रसोई लगाने के काम शुरू कर दिए। स्थान स्थान पर स्वयंसेवी संस्थाएं अपने आप खड़ी हो गई और घर में महिलाओं द्वारा सिले हुए फेस मास्क देने प्रारंभ कर दिए। हमारे उस समय उद्योगपति, हमारे कारखाना के मालिक, जब उनको ये संदेश प्रशासन से गया कि हमारे पास एक भी इंडस्ट्रियल मास्क बनाने का संसाधन नहीं है,
पास पीपी किट बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, तो उन्होंने 2 महीने में ही ऐसी व्यवस्था कर दी कि हमने फेस मास्क और पीपी किट भारत में ही बनाने प्रारंभ कर दिए और आज विश्व के सबसे बड़े हम प्रोड्यूसर हैं। वैक्सीन लगाने की बात आई तो यही पाश्चात्य देशों ने उस वैक्सीन को $300 में देने की सुविधा पूरे विश्व को अब रखी, और ना सिर्फ $300 को चार्ज कर रहे थे, उसके साथ में सभी प्रशासन को कह रहे थे, सरकारों को कह रहे थे कि अगर इस वैक्सीन के कारण कोई भी साइड इफेक्ट आया तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। वही समय पर हम लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हम जो वैक्सीन नहीं बनाते थे उससे पहले हम विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसर बन गए। हमने भारत में 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन फ्री यहाँ के निवासियों को दी, और ना सिर्फ ये, इस सब के साथ वसुदेव कुटुंबकम का अपना सिद्धांत बताते हुए विश्व के 70 देशों को फ्री वैक्सीन दी। बच्चों, ये सब हमारे स्वभाव में है। हम घर में भी तो देखते हैं, सेवा करना, विश्व का कल्याण करना, आसपास कोई भूखा नहीं रहे इसकी चिंता करना, हमारी माँ हमें पहले दिन से देखने को बताती है। घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी कहाँ जाती है? गाय को खिलाई जाती है। अंतिम ग्रास जो है वो कुत्ते को खिलाया जाएगा, कौवे को खिलाया जाएगा। और जब आटे से वो रोटी बना रही होती है, चकले बेलने के साथ आटा जो लगा होता है उसको इकट्ठा करके बाहर जाकर चिड़ियों को खिलाया जाएगा। हम इसकी चिंता करते हैं। एक छोटे से गेहूं के प्रादुर्भाव से भी हमारे में सेवा का संदेश, हमारे में संदेश जो दिया जाता है अपने अपने दायित्व को पूर्ण करने का, ये हमारा संस्कृति, हमारा धर्म, ये हमें देता है। आज जब आप अपने जीवन के इस नए अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं, मैं इस जन जी से अनुरोध करूंगा, जितना समय आप इंटरनेट और सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, उसमें से कम 10%, 20% समय अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने प्राध्यापकों के वचनों को सुनने का और ग्रहण करने में। मेरा विश्वास रखो बच्चों, जीवन में जो ज्ञान आप अपने प्राध्यापकों से प्राप्त करेंगे, वो ज्ञान सत्य में आपको जीवन में आगे ले जाने में बहुत ज्यादा सहयोगी होगा। मुझे अभी भी मेरे जाकिर हुसैन कॉलेज में जब मैं पहली बार गया था पढ़ने के लिए, मेरे हिंदी के टीचर का, हिंदी के प्राध्यापक का पहला जो उन्होंने 3 शब्द मुझे कहे थे, अभी तक याद है। उन्होंने अपनी कक्षा को पहले शब्द कहे थे, बच्चों, सच्चाई, ईमानदारी और कड़ी मेहनत, इन 3 का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज से 40 वर्ष पहले जो उन्होंने मुझे शब्द कहे थे, मुझे आज भी वो शब्द उतने ही सब में नजर आते हैं। हम जीवन में इन 3 सिद्धांतों को अपने में ग्रहण करके चलेंगे। अपनी संस्कृति, अपने धर्म के द्वारा जो हमें अच्छे संदेश दिए गए हैं, सेवा परमो धर्मा और विश्व का कल्याण, इसको अपने मन में ग्रहण करेंगे और अपनी शिक्षकों के, अपने प्राध्यापकों के द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप सबका इस जीवन के नए अध्याय में, इस प्रांगण में आकर अपना इतना समय लगाना, इतनी मेहनत करना सकारत होगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आप मेहनत करके अपने जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करें और अपने योगदान से भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का जो हम लक्ष्य बनाकर चले हैं, उसको पूर्ण करें। अपनी इन्हीं चीजों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए मैं आपका